Welcome everyone. So today we have lecture number 35 for previous lecture and today's lecture 36. In this lecture we will discuss about the two-dimensional arrays and its example, its declaration, its accessing to the individual elements and entering in 2D data. तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में विद एन एग्जाम्पल. ठीक हो गया. First of all, what is 2D dimensional array? It can be considered as a table that consists of rows and columns. Each element in the 2D array is referred with the help of two indexes. One index is used to indicate the row and the second index indicates the column of the element. This is as similar as we studied one dimensional array previously. प्रीवियसली हमने वन डायमेंशनल एरे में क्या किया था, हमने सेम एक एरे को जब हम डिक्लेयर करते थे उसमें हम उसकी लेंथ दे देते थे कि ये एरे 0 से लेकर 1 तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा, 0 से 10 तक जाएगा, वट एवर इट वॉज. ठीक है, तो सेम 2D डायमेंशनल एरे में भी हम इसी तरह करेंगे, बट इस उसमें हमारे पास एक इंडेक्स होता था हर एक एलिमेंट का, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, दो इंडेक्सेस हैं. द टू इंडेक्सेस कुड बी कॉल्ड एज अ रो एंड अ कॉलम. ठीक हो गया, तो हम इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे. जाते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ कि भाई 2D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज डिक्लेयर कर कैसे कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो फर्स्ट वन इज डेटा टाइप, द सेकंड वन इज आइडेंटिफाई, थर्ड वन इज रोज एंड द फोर्थ वन इज कॉलम. अब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है जो हमने 1D में पढ़ा था. डेटा टाइप हर एक की होती है जब हम भी कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो एरे वेरिएबल हो या चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, सिंपल कोई भी वेरिएबल हो. ठीक हो गया. After then identifier is the essential part of the array declaration or a simple variable declaration, क्योंकि उसको हमने कोई नाम देना होता है as a newborn baby. तो उसके बाद है उसकी जो 1D में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या, यहाँ पे हमने उसकी लेंथ देखी थी जो कि 0 से 9, 0 से 10 वट एवर इट वॉज, वो थी. लेकिन अब चेंज यहाँ से हमारे पास ये वाला सिंटैक्स हो गया कि इसमें हमारे पास दो इंडेक्सेस आ गए, एक इंडेक्स रो वाला इंडेक्स और एक इंडेक्स कॉलम वाला इंडेक्स. सो दैट्स व्हाई हमने पिछली जो स्लाइड में पढ़ा कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेबल. इसको हम इस वजह से एज अ टेबल कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं. So what is data type? It indicates the data type of the value to be stored in array. It could be an integer, it could be double, it could be float, it could be any data type of the any data type. ठीक है. अच्छा, identifier, it indicates the name of the array, जो कि essential part है. After then we have rows that indicate the number of rows in the array. It must be a constant. The columns indicate the number of columns in the array and it must be a constant. ठीक हो गया. ये हमारे पास वो चार चीजें हैं जो हमारे सिंटैक्स हमें 2D के लिए लाजमी चाहिए होती है. ठीक हो गया. अब आते हैं इसके ये वाली एग्जांपल की तरफ कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ 2D array with 4 rows and 3 columns. अब ये जो एग्जांपल इसने दी है कि int array 4 or 3, that indicates that it is an integer. The variable, the array variable is an integer. Its name is arr and it consists of 4 rows. The first one will always indicates the number of rows. The first index will always indicates the number of rows and the second one will always indicates the number of columns. तो हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. अब जब हमने ऊपर वाली जो स्टेटमेंट पढ़ी थी, फर्स्ट लाइन जो पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी कि इट कैन बी कॉल्ड एज अ टेबल, इट कैन बी इंडिकेट्स एज अ टेबल. तो ये मैंने एक टेबल बनाया है किस चीज का, इसी एरे का. ये जो एरे हमने डिक्लेयर किया जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम ये वाला इंडेक्स कितना है, 3 है ना, 3 है ना, कॉलम हमारे पास कितने, 3 है ना. तो ये 0, 1 और 2 ये हमारे पास आ गए, इसके 3 कॉलम्स. ठीक हो गया. आफ्टर देन वी हैव 4 रोज. सो द रोज इंडेक्सेस आर 0, 1, 2 और 3. हमारे पास रोज के कितने इंडेक्सेस हैं, 3 इंडेक्सेस हैं रोज के, और 4 इंडेक्सेस हैं रोज के और 3 इंडेक्सेस हैं कॉलम के. अब ये इंडेक्स हर एक इंडेक्स को कैसे बताएगा, जैसे हम जब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एरे 1D एरे में अगर एरे इन टू हो तो ये हमने कैसे देखा था. इसको अगर मैं आपको यूं दिखाऊं पेंसिल से, कि जब हम एरेज में पढ़ रहे थे कि ए, फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास कोई भी वेरिएबल है जिसमें हमने 1 डाला हुआ है और उसको जब हम
एक्सेस करते थे तो हम यूं करते थे ना, एरे को a इक्वल्स टू लिख के अगर हमने उसको इनिशियलाइज करना होता था तो मैं उसको 0 लिख लेता था और वो हमारे पास इनिशियलाइज हो जाता था। ठीक है, तो अगर मैं इसी में ही अगर ये चीज देखूं, इस वाले में देखूं, तो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स कौन सा आएगा एरे का? इस वाली जो हमने ऊपर ये एग्जांपल लिखी है, इसमें मेरे पास इसका फर्स्ट इंडेक्स कौन सा आएगा? तो दैट विल बी अ 0 एंड अनदर 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो में क्या है? 0 है, और फर्स्ट कॉलम में भी क्या है? 0 है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके फर्स्ट इंडेक्स को? यूं कि भाई फर्स्ट में भी 0 है और सेकंड में भी 0 है। सो दिस विल बी लाइक दिस। द सेकंड वन इज 0, क्योंकि नंबर ऑफ रोज में फर्स्ट रो कौन सी है? 0 है, लेकिन सेकंड कॉलम 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रोज एंड कॉलम्स एक टेबल बना देंगी। मतलब क्या हुआ? अगर मैंने एरे 4 और 3, अगर मैंने ये चीज इनिशियलाइज की हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास टोटल एलिमेंट इसमें कितने स्टोर होंगे? मेरे पास कितने एलिमेंट स्टोर होंगे? 12 एलिमेंट्स मेरे पास स्टोर होंगे। ये एक होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एलिमेंट्स मेरे पास इसमें स्टोर होंगे। जब हम 1D पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम 1D देख रहे थे तो अगर मैं उसको लेंथ दे देता कि 0 से लेकर 9 तक जाओ, तो इसका मतलब था कि वो टोटल 10 नंबर्स को, 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा था। लेकिन जब मैं 2D में आया और उसको मैंने रोज कॉलम दी, सो दैट मीन्स कि अगर मैं 4 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं 12 रोज को, एलिमेंट्स को 12 रो, जो इंडेक्सेस हैं उनको मैं 12 एलिमेंट्स दे रहा हूँ, 12 वैल्यूज दे रहा हूँ। इसको, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ हमें अगर मालूम करनी है कि इसमें कितनी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं किसी भी एरे में, तो मैं सिंपली इसके रोज को इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस एरे में टोटल कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। टोटल हमारे पास 12 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थी उसकी एग्जांपल। सो नाउ वी विल एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ 2D array. The name of array and the index of the rows and column are used to access an individual element in 2D. ये पीछे जो हमने ये वाली एग्जांपल पढ़ी ना, कि मैं जब 1D में एक्सेस कर रहा था तो जो 1 इंडेक्स पे जो एरे था मेरे पास, उसको मैंने 0 वैल्यू दे दी थी। अब सेम इसी जगह, सेम इसी तरह मैं उसका नेम लिखूंगा, उसका नेम लिखूंगा और उसकी रोज लिखूंगा, यानी कि रोज का इंडेक्स लिखूंगा और उसके कॉलम का इंडेक्स लिखूंगा। इसके बाद अगर मैं इक्वल टू इसको वैल्यू दे देता हूँ, वो हम देखेंगे कि हम इसको वैल्यूज कैसे देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ, वो भी इसी तरह होगी। अगर मैं इसके सामने इक्वल टू 0 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि 0 0 पे कौन सी वैल्यू मौजूद है? 0 की मौजूद है। तो यही बात ये कर रहा है कि हमारे पास एरे का नेम, उसका इंडेक्स, रोज और कॉलम का इंडेक्स हमारे पास यूज होगा किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ 2D एरे को एक्सेस करने के लिए। ठीक हो गया? अब वो फॉर एग्जांपल बता रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल स्टोर 100 इन सेकंड, इन द सेकंड कॉलम। ये है इन हर, हाँ यही है, विल स्टोर 100 इन द सेकंड कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो इन द एरे। अब ये इस पे कंफ्यूज नहीं हो रहा इसने क्या लिखा है। ये कह रहा है कि ये स्टोर करेगा, ये वाला एरे स्टोर करेगा किस चीज को? 100 वैल्यू को। ये वो उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है कि ये स्टोर करेगा इन द सेकंड कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मेरे पास, ये मेरे पास फर्स्ट रो है। क्यों? क्योंकि एरेस कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और ये है मेरे पास सेकंड कॉलम। अब इसको समझाने के लिए कि ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैसे है, मैं इस वाली स्लाइड पे आऊंगा जिसमें हमने टेबल बनाया था। तो ये है मेरे पास फर्स्ट रो और ये है मेरे पास सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 1 वाली जो इंडेक्स थी, इस पे उसने स्टोर करवाया कौन सी वैल्यू को? 100 को। ठीक हो गया? तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। The index of the row and column of 2D array can be given using variables. The following example will work similar in the above lines. अब ये क्या कह रहा है कि R इसने दिया हुआ है किस चीज को? 0 को। अब ये क्या कह रहा है कि मैं इंडेक्स को डायरेक्टली भी कोई वेरिएबल दे सकता हूँ। इसने इनिशियलाइज किया किस चीज को? इसने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया R के नाम से, जिसको इसने इक्वल टू 0 कर दिया है। एक वैल्यू वेरिएबल और इनिशियलाइज किया C के नाम से, जिसको इसने इनिशियलाइज कर दिया 1 के नाम से। दैट मीन्स R इंडिकेट्स द रोज एंड C इंडिकेट्स द कॉलम। अब इसने उसी वेरिएबल में वेरिएबल्स लिख दिए, इस एरे वेरिएबल में वेरिएबल लिख दी इंडेक्सेस वाली जगह पे।
जहां ऊपर हमारे पास जीरो था ना, इंडेक्स था ना, यहाँ पे उसने वो एरे का इस एरे के अंदर वेरिएबल दे दिए जो इसने यहाँ पे ये वाला डिक्लेयर किया था, ठीक है। सिमिलरली सी को यहाँ पे इसने डिक्लेयर किया था, तो यहाँ इसने सिर्फ सी लिख दिया है और उसने इक्वल टू 100 दे दिया है। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट और ये नीचे वाली स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ ये यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से सीधा हो जाएगा, बाकी ऊपर और नीचे दोनों चीजें सेम है। ये मैंने सीधा भी कर दिया, ठीक हो गया। तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम हो गया। तो यूं हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को जो 2D एरे में होगा, ठीक होगा। अब आते हैं एंटरिंग द डेटा इन 2D एरे। ये इसको मैं एंटरिंग कह दूं या मैं इसको कह दूं कि भाई ये है हमारे पास क्या चीज। इसको मैं कह देता हूँ इनिशियलाइजेशन, मैं कह देता हूँ इजीली, ठीक है। यानी कि हम उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं 2D एरे को। यू कैन एंटर डेटा इन एनी एलिमेंट ऑफ द एरे बाय यूजिंग द नेम ऑफ द एरे एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। वही पिछली बात कि हम किसी भी एरे को हमने अगर करना हो, एंटर करना हो, डेटा एंट्री करनी हो, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास उसका नेम होना लाजमी है, उसकी रोज होनी लाजमी है और उसके कॉलम्स होने लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि द स्टेटमेंट एंटर्स द डेटा इन द रो ऑफ द 2D एलिमेंट। अब वो ये स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट में हमारे पास वो एंटर करेगा रोज एंड डेटा कॉलम के डेटा को। फर्स्ट एरे है जिसकी रो जीरो है और कॉलम भी जीरो है, ये उसका इंडेक्स बता रहा है, जीरो जीरो इंडेक्स बता रहा है। हालांकि रो कौन सी है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है जिसमें उसने सेव किया है कौन सा कौन सी वैल्यू, 10 वैल्यू सेव की है, ठीक है ना। ये 10 10 लिखा हुआ, ये जुड़ा लिखा हुआ है, असल में इसके दरमियान गैप है, बल्कि हम इसका गैप ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं कीप कर दूं और ये जो हम बात कर रहे थे वो ये गैप है, ये चीज हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो गैप थे वो मैंने रिमूव कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरे जो फर्स्ट कॉलम है जो जीरो जीरो इंडेक्स है उसमें इसने 10 कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इसने 20 कर दिया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में इसने 30 कर दिया। अब रोज खत्म हो गई तो अब इसने क्या किया, ये सेकंड रो पे, यानी कि फर्स्ट रो जब खत्म हुई तो ये खुद ब खुद ये कौन सी पे आ गया, सेकंड रो पे आ गया। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये इस तरह होके जाके हर एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ये क्या क्या कर रहा है, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर मैं इस वाली एरे को ऊपर लिख दूं और ऊपर वाली को नीचे, मतलब इनको मैं मिक्स करके लिख दूं, तो भी मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं एक सीक्वेंस वाइज ही जाऊं, लेकिन सीक्वेंस वाइज जाना फ्री हमारे लिए आसान होता है क्योंकि हमारे लिए कोई उसमें से वैल्यूज मिस नहीं हो सकती। पर यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि क्या हम हर एक इंडेक्स को दे के ही अगर हमने वैल्यूज इनपुट करवानी है तो ये तो काफी लंबा काम हो जाएगा। सो वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज लूप्स। हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे टू एंटर डेटा इन एरेज। पर यहाँ पे हम लोग कौन सी यूज करेंगे लूप, नेस्टेड लूप से हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेस्टेड लूप्स का हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फंक्शन है एरेज में, 2D डायमेंशनल एरेज में। क्यों? क्योंकि वो हमारा टाइम भी बचाता है और इजीली हमारे लिए डेटा को इंटर भी कर देता है। तो यहाँ पे इस बंदे ने कहा है कि भाई द नेस्टेड लूप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू एंटर द डेटा इन 2D डायमेंशनल array. The outer loop are normally used to refer to the rows in array. Similarly, the inner loops are normally used to refer the column. अब यहाँ पे हम nested loop यूज करेंगे, उसकी मैं आगे एग्जांपल करूंगा तो आप लोग को वहां से समझ आ जाएगी कि आउटर लूप जो होती है वो एरेज में हमारी रोज को इंडिकेट करती है और जो इनर लूप होगी वो हमारी कॉलम्स को इंडिकेट करेंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल दैट राइट एन एग्जांपल दैट स्टोर द इंटीजर वैल्यू इन एन एरे ऑफ 2 rows एंड 4 columns। अब 2 rows और 4 columns में मैंने डेटा एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कंपाइलर। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, ये मेरी न्यू फाइल आ गई, इसमें मैं वही क्वेश्चन लिख देता हूँ तो ज्यादा बेहतर है। ये आ गया क्वेश्चन कॉपी and we will paste this question here कि हम 2D array में
एंट्री कैसे करेंगे, डेटा एंट्री, उसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उसमें हम यूजर से कैसे वैल्यूज इनपुट करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऊपर से वैल्यू खुद ही पुट करते जाएं तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो मैं यूजर से क्विकली कैसे डेटा एंटर करवा सकता हूँ बाय यूजिंग नेस्टेड लूप्स। हैश इंक्लूड IOStream using name space std और यहाँ से int main की बॉडी आ जाएगी, ये आ गई। अब मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैंने चूंकि रोज और कॉलम्स में वैल्यूज इनपुट करनी है, लेकिन उससे पहले मेरे पास क्या चीज होनी लाजमी है, मेरे पास एरे होना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर नाम का एरे, उसको मैं कह देता हूँ भाई कोई भी वैल्यू उसको आज नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको यूजर ही कह देता हूँ, चलो। यूजर है जिसको मैंने इंडिकेट किया है, उसने ऊपर क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास कितनी रोज होनी चाहिए, 2 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 रोज लिख देता हूँ और सिमिलरली 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर डाल के उसमें रोज को भी इंडिकेट कर देता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगी, रोज भी आ गई। ये मेरे पास इनिशियलाइजेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमने क्या चीज करनी है, वैल्यू सिर्फ इनपुट करवानी है ना, तो उसके लिए क्या चीज होंगी, दो लूप्स हमारे पास यूज होंगी। लूप्स कौन सी, जो हम पीछे देख के आ चुके हैं कि हमने नेस्टेड लूप यूज किया है। आउटर लूप हमारे पास किस चीज के लिए होगी, रोज के लिए, और इनर लूप हमारे पास किस चीज के लिए होगी, कॉलम्स के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई पहले मैं क्या करूँगा, उससे डेटा एंट्री करवाता हूँ, क्योंकि और फिर हम उसको शो भी करवा लेंगे इसी वैल्यू में, प्रोग्राम में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके आगे, एंड शो देम, ये भी साथ में लिख देता हूँ, डिस्प्ले भी करवा देते हैं, ठीक है। दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो अब मैं एक फॉर की लूप इंडिकेट करता हूँ, जिसमें मैं आई को वैल्यू देता हूँ, आई इज इनिशियलाइज पहले कर देता हूँ, एंड आई इज इक्वल्स टू, रो एरेज कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से, और वो जाएगी कहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि हमारे पास उसमें कितनी रोज होंगी, 2 रोज होंगी ना, तो आउटर लूप हमारे लिए क्या काम करती है, रोज का काम करती है। तो मैं यहाँ से इसकी हद रफ्तार कितनी रखूंगा कि भाई लूप कहाँ तक चले, आई इज लेस देन 2, लेस देन लिख दो 2, या लेस देन और इक्वल टू लिख दो 1, लेस देन और इक्वल टू 1 लिख दो तो भी सेम आएगा, और लेस देन 2 लिख दो तो भी सेम आएगा। 2 मैं इस वजह से लेस देन 2 इस वजह से लिख देता हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए कि ये 2 रोज थी, तो ये 2 रोज वाला काम हो गया यहाँ पे, ठीक होगा। यहाँ से आप लोग को इजीली समझ आ जाएगी। सो आई प्लस प्लस द इंडिकेटर, द क्या कहते हैं उसे, इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट के एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यूज, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आ गया सी इन करके, सी इन कर दिया। अब मैं किस में सी इन करूंगा, यूजर, बल्कि ये तो हमारी फर्स्ट लूप आ गई ना, लूप के अंदर नेस्टेड लूप हमने यूज करनी है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लूप हमारी आ गई जो रोज को इंडिकेट कर रही थी, और अब हमारे पास सेकंड लूप आएगी जो किस चीज को इंडिकेट करेगी, हमारे कॉलम्स को, वो भी 0 से स्टार्ट होगी। और उसके बाद j इज लेस देन क्या, 4, 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब मैं j में एक प्लस प्लस कर दूंगा, ये भी चीज ठीक हो गई। और j की यानी कि दूसरी जो हमारी इनर लूप थी, मैं उसकी बॉडी में आ गया, और उसकी बॉडी में मैंने क्या किया, डिस्प्ले करवाया कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यूज ही काफी है, एंटर द वैल्यूज। और यूजर में मैं क्या करूंगा, सेम वही चीज करूंगा कि मैं इसमें एक आई और एक जे लिख देता हूँ। अब ये आई जो है ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, यहाँ पे रोज को, और ये वाला जे किस चीज को इंडिकेट करेगा, कॉलम को। अब उसके इंडेक्सेस में हमने क्या चीजें दे दी, आई और जे दे दी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, डेटा की एंट्री हो गई। अब ये इसको मैं रन करता हूँ, इसको हम सेव करेंगे 2D एरे के नाम से, 2D एरे,
और ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई वैल्यू एंटर करो, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 8 वैल्यूज इसने इनपुट की। क्यों? क्योंकि हमारे पास, जब मैंने ऊपर कहा था, जब हम स्लाइड्स देख रहे थे, तो अगर हमने ये पता करना हो कि हमारे पास इस एरे की वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, तो मैं डायरेक्टली रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2 4 आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8 होगा ना। तो उसने कितनी वैल्यूज इनपुट की, 8 वैल्यूज को इनपुट कर लिया। सो वी आर सक्सेसफुल इन व्हाट, इन एंटरिंग द डेटा ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, दूसरा काम जो मेरा था, एंड शो देम, अब मैंने उनको डिस्प्ले करवाना है। जैसे ही मैंने इनपुट किया, इनपुट करवाया नेस्टेड लूप से, तो उसी तरह मैं इनको शो भी किस चीज से करवाऊंगा, नेस्टेड लूप से। मैं सिमिलर यही चीज मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ। जो चीज मैंने चेंज करनी होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये सी इन वाला मैंने हटा दिया यहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे सी इन नहीं करवाना, मैंने ऑलरेडी ऊपर यूजर से ले लिया है वैल्यूज। मैं सिर्फ यहाँ पे अब प्रिंट करवाऊंगा किस चीज को, द वैल्यूज आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द वैल्यूज, द वैल्यू, वैल्यूज, बल्कि ये द हो गया, द वैल्यू इज, द वैल्यू इज सिर्फ लिख देता हूँ। ठीक होगा। और यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, यूजर आई और जे। ठीक हो गया। ये चीज हो गई दोनों। और मैं इसके बाद क्या कर दूंगा, मैं इसके बाद एक एंडल लिख देता हूँ, तो ज्यादा बेहतर है, ताकि जो नेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले हो तो वो नेक्स्ट लाइन में आके डिस्प्ले हो। सिमिलरली मैं इसमें फिर से 8 वैल्यूज लिखता हूँ सीक्वेंस में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ गई। ये चीज हो गई। 1 से लेकर 8 तक डिस्प्ले करवा, पहले सीन करवाया, फिर 1 से लेकर 8 तक ही डिस्प्ले करवाया। यानी कि एक ही एरे में मैंने 8 वैल्यूज को इनपुट किया, और उन्हीं 8 वैल्यूज को लूप्स को यूज करते हुए मैंने क्या किया, आउटपुट भी करवाया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। मैंने रिजल्ट जरा सा रिमूव कर दिया, मैं इसका रिजल्ट को दोबारा लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये चीज आ गई। यहाँ से ये जरा साइड पे हो गया। अब मैं यहाँ से देखता हूँ। अब जैसे यूजर यहाँ पे डिक्लेयर हुआ ना, यूजर हमने एक यूजर के नाम का एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें हमने फर्स्ट जो आउटर लूप थी उसको हमने एज अ रो के लिए यूज किया। यानी कि फर्स्ट जो आउटर लूप जो होगी वो हमारे लिए रो के लिए यूज होगी। अब जब ये एंटर हुआ यहाँ पे, तो इसने क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया। अब आई में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 0 है ना। 0, और नेक्स्ट कंडीशन पे आया कि 0 इज लेस देन 2। हाँ, उसने कहा ठीक है। अब ये अंदर गया, तो अंदर एक और लूप मौजूद थी। जब एक और लूप मौजूद थी, तो उसने देखा कि उसको भी 0 से इनिशियलाइज किया है जे के नाम से, और वो भी कंडीशन उसकी ट्रू है। तो ये इस लूप के अंदर गया, इसने प्रिंट करवाया एंटर द वैल्यू। तो ये वाली जो चीज थी एंटर द वैल्यू, ये चीज प्रिंट हो गई। फिर ये नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में इसने यूजर देखा कि भाई हाँ यूजर तो ऊपर मौजूद है, और आई इसने देखा, आई में कौन सी वैल्यू थी, 0 थी। और फिर इसने जे देखा, जे में कौन सी वैल्यू थी, वो भी 0 थी। तो इसने ये यहाँ पे उसमें यूजर से 1 एंटर करवा लिया, जो मैंने एंटर किया। ठीक है। फिर ये गया जे में इंक्रीमेंट करने। क्यों? क्योंकि ये अभी इनर लूप में मौजूद है, आउटर में नहीं गया, ये इनर लूप में मौजूद है। तो ये गया यहाँ पे जे में, इसने प्लस करवाया। अब जे में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1 है। कंडीशन ट्रू हुई, ये फिर नीचे आया। अब यूजर जो आई है, आई में 0 ही मौजूद है, यानी कि अभी फिलहाल रो 0 ही, यानी कि पहली रो ही चल रही है 0 इंडेक्स पे। और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, कौन सी आ गई, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो के 1 आ गई। 0 के बाद 1 आती है ना, तो 1 आई, और फिर ये चीज डिक्लेयर यहाँ पे वो हुई, एंटर द वैल्यू, और उसमें मैंने वैल्यू कौन सी पुट की, 2 की वैल्यू पुट की। अब फिर लूप चली इसी तरह, चूंकि ये 4 तक जानी थी, यानी कि 4 इसने टोटल पूरे करने थे, तो ये लूप चलती रही। जब ये आखिरी वैल्यू यहाँ पे ये 4 भी इसने इनपुट करवा दिया, तो फिर ये यहाँ से जब जे की कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये फिर आउटर लूप में गया। आउटर लूप में इस बार फिर क्या हुआ, जब एक इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या हुआ, आई में 1 वैल्यू आ गई, और ये इनर लूप 4 बार फिर चली। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ कि आउटर लूप कितनी बार चल रही है, आउटर लूप सिर्फ 2 बार चल रही है, और इनर लूप
पहले एक बार 4 चली, जब एक बार ये चली, और फिर जब दूसरी बार ये वाली लूप चली तो ये अंदर वाली इनर जो लूप थी ये फिर 4 बार चली। तो टोटल 8 बार जो है ये लूप चली, इनर वाली, और आउटर लूप जो थी वो टोटल 2 बार चली। तो जिसकी वजह से ये सारी वैल्यूज को इसने इनपुट करवा दिया। फिर जब हमने एक और लूप डिक्लेयर की सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए, उसी तरह जो ऊपर वाली में हुआ था नीचे भी वही हुआ कि आउटर जो लूप थी वो 2 बार चली और इनर लूप टोटल 8 बार चली, और जिसके साथ उसने क्या किया, ये 8 की 8 वैल्यूज जो हमने ऊपर एंटर करवाई थी वो सारी इसने नीचे डिस्प्ले भी करवा दी। ठीक है, तो इसमें हम आगे फिर यू भी देखेंगे, यू भी कर लेंगे ना कि हम इसके इंडेक्सेस को भी प्रिंट करवा लेंगे कि इसका इंडेक्स कौन कौन सा आता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आप ये कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, बल्कि ये अभी ही कर लेते हैं, क्या कल को देखेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कि द वैल्यू एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स लिख देता हूँ, और यहाँ से मैं इंडेक्स को लिख दूंगा कि भाई इंडेक्स कौन सा आएगा ये, बल्कि इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ, एक ही ब्रैकेट चाहिए, ये वाली काट देता हूँ ताकि उसके इंडेक्स में आ जाए। ठीक है, इंडेक्स में अब कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने पहले आई को मैं करवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं 2 कॉलम्स डाल के ये एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, आई आ जाएगी, और फिर इसी के साथ मैं ये वाली ब्रैकेट भी डाल देता हूँ, ये आ गई, और यहाँ से मैं इसके साथ जे लिख देता हूँ ताकि मेरे पास जे भी डिस्प्ले हो जाए, ये आ जाएगी एक और कोटेशन, डबल कोटेशन, जिसमें हम इसकी ये वाली ब्रैकेट भी बंद कर देंगे, और इसके बाद मैं 2 कॉलम्स भी डाल लेता हूँ। अब जब मैं एंटर करूंगा ना तो मेरे पास हर एक इंडेक्स आएगा। ये 0 0 इंडेक्स पे क्या इनपुट करना चाहते हो, अब हो गई आसान कहानी। ठीक हो गया, अब उसने मुझे बता दिया कि 0 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1, 0 1 पे कौन सी वैल्यू है 2, 0 2 पे 3 है, 0 3 पे 4 है। इसी तरह जो हम बात कर रहे थे कि ये जो आउटर लूप थी, रोज वाली लूप थी, वो सिर्फ कितनी बार चली, एक ये बार चली और एक ये बार चली, यानी टोटल 2 बार। हालांकि जो कॉलम वाली लूप थी, जो इनर लूप थी, वो हमारे पास हर बार 4 4 बार चली। तो आउटर लूप 2 बार चली और इनर लूप कितनी बार चली, टोटल 8 बार चली। ठीक है, तो ये हमें उसने इंडेक्स वाइज बता दिया कि उस पे कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है। अब सिमिलरली जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं इसको सिम ऐसे ही डिस्प्ले करवा देता हूँ, किस चीज के लिए, यूजर के लिए, ये अपनी डिस्प्ले के लिए मैं सेम करवा देता हूँ। तो मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ ये वाली, ताकि मुझे नीचे लिखना ना पड़े, और ये कॉपी हो गई। और ये जो वैल्यूज एंटर वाली आई हैं तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इस वाली को मैं काट देता हूँ। यहाँ से क्या होगा कि द वैल्यू इज ये आ जाएगी, और ठीक हो गया। यहाँ से मैं फिर इसको दोबारा रन करवा देता हूँ, और इसको मैं जूम करता हूँ, इंडेक्स 1 पे मैं वही वैल्यूज दोबारा देता हूँ, और इसने इंडेक्स वाइज मुझे बता दिया कि भाई ये वैल्यू आपने ऊपर इनपुट की है, और वही इंडेक्स वाइज इसने मुझे वैल्यूज भी बता दी। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि हम इसमें इंडेक्सेस वाइज कैसे वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, और इजीली लूपिंग नेस्टेड लूप के थ्रू। अब आपको ये लूप की भी समझ आ गई होगी। इसको मैं दोबारा अगर डिस्प्ले करवा दूं ना, ताकि जो एक और चीज मैं जो समझाने लगा हूँ वो आपको समझ आ जाए। ये चीज आ गई। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जब आई मेरे पास 0 था, आई 0 ही था, और मेरे पास जे 4 बार चला, यानी कि आई 0 ही था और जे कितनी बार चला, 0 1 2 3। यहाँ से अब आपको इंक्रीमेंट का भी पता चल रहा होगा, जो ए जे में इंक्रीमेंट हुआ, जब जे की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आउटर लूप पे गया और उसने आई में एक इंक्रीमेंट किया। तो आई में जब एक इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ से वो 1 हो गया, और फिर ये जे 4 बार चली। ठीक हो गया ना। तो ये था बहुत सिंपल सा प्रोग्राम कि हम इंडेक्सेस के थ्रू, हम यानी कि नेस्टेड लूपिंग के थ्रू इसमें कैसे डेटा एंट्री करवा सकते हैं यूजर से। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर, किस चीज के बारे में, 2D डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें, कि हम उसको 2D डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स कैसे होता है, हम उसमें इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि हम उसमें एंट्री कैसे करवा सकते हैं लूपिंग के थ्रू। ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।